हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। माइक वाइक लगा लेते हैं, सेट कर लेते हैं, फिर करते हैं क्लास आज की स्टार्ट। सो हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में हाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन लोगों ने स्टार्ट किया था और उसमें 3 लेक्चर्स हम लोगों ने ले लिए हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था किसके बारे में, नोडल प्लेन के बारे में बताया था कि नोडल प्लेन किस तरीके से हम लोग चेक करेंगे कि किस किस के अंदर पाई जाएगी। क्लियर है? अभी तक बेटा जनरल आइडिया दूं आप लोगों को, तो हम लोगों ने इन 3 लेक्चर्स में जो पढ़ा है उससे हम लोगों ने सीखा क्या। हम लोगों ने सीखा आइसो सीरीज के बारे में कि आइसो सीरीज किसे कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमने सीखा कुछ लॉज जिन्होंने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को भरने का सही तरीका कौन सा है और कौन सी वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग स्टेबल मानते हैं और कौन सी वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग अनस्टेबल मानते हैं। ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ये भी हम लोगों ने सीखा। ठीक है, लॉज में ऑलरेडी पॉलीज, अफबाउ प्रिंसिपल है ना, n+l रूल जो था हमारे पास, ये जो रूल्स थे ये ऑलरेडी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने सब टॉपिक पढ़ा था इसमें, वो था हमारा कौन सा, क्वांटम नंबर। सो क्वांटम नंबर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, सिमिलरली क्वांटम नंबर जितना इंपॉर्टेंट था बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एनी एलिमेंट। कोई भी मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, उसका मैंने एटम ले रखा है और उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके ऊपर मुझे क्या निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। अब ये क्या है, कैसे है, समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, सो मैं इसको मिटाता हूं सबसे पहले। ये लास्ट क्लास थी हमारी। सो आज की जो टॉपिक है बेटा हमारा वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और आज की क्लास को करने के खत्म बाद में हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपका बेटा पहला चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, विच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है? फिर वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो टॉपिक का नाम लिख लेते बेटा अपन लोग। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। या तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल दो, या फिर इसी को अपन लोग Z इफेक्टिव के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम लोग स्लेटर्स रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या तो स्लेटर्स रूल कह दो या फिर Z इफेक्टिव बोल दो या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है सब लोगों को? अब ये है क्या, तो हमें करना क्या है बेटा, सबसे पहले मान लो ये मेरे पास क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया। किसी भी एटम का ये न्यूक्लियाई है, इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज से मैंने प्रोटॉन दिखा दिया है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। यहाँ पे इनको बोलते थे अपन लोग शेल या फिर इनको बोलते थे ऑर्बिट्स। तो इसको मैंने क्या नाम दिया था बेटा, यदि ये न्यूक्लियाई है तो ये कौन सा हो जाएगा, के शेल, एल शेल, ये एम शेल। या फिर अपन लोग ऑर्बिट से बात करेंगे तो n इज इक्वल्स टू ये 1, ये n इज इक्वल्स टू 2, ये n इज इक्वल्स टू 3 और आगे आने वाले जितने भी ऑर्बिट्स होंगे उनमें आगे काउंट करते जाओ, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5 एंड सो ऑन। क्लियर है बेटा? ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी एक छोटे से एटम का। ये एटम जो था इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। इनको मैंने गोल नहीं बनाया, जस्ट आगे बता दिया, क्योंकि गोल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें समझना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। तो बेटा यहां से मैंने क्या बोला कि मान लो एक कंडीशन ली और कंडीशन ये है कि इस जगह पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन बिठा दिया अपना, है ना, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस इलेक्ट्रॉन को मैंने बोल दिया है टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने जा रहा हूं। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन क्या चीज है, उसके लिए मुझे कुछ समझाना तो पड़ेगा, कोई सेटअप तो बनाना पड़ेगा यार। तो आप समझने की कोशिश करो। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कैसा है, ये टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर मुझे क्या निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। अब हुआ क्या, एक कंडीशन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट के अंदर बैठा है
तो यहां पे ये जो न्यूक्लियस होगा, किसी भी एटम का ये जो न्यूक्लियस होगा, ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा बेटा, ये फोर्स लगाएगा। और ये कौन सा फोर्स आ गया, तो ये आ गया अट्रैक्शन फोर्स। ये कौन सा फोर्स हो गया, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। क्लियर, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब ये कंडीशन वो है जिस कंडीशन में मैंने अभी मान लिया है कि अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अंदर प्रेजेंट नहीं है, मतलब के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, इन सब में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो कहां प्रेजेंट है, वो यहां प्रेजेंट है, n = 5। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो होगा इस इलेक्ट्रॉन को 100% अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि बीच में कोई है ही नहीं इसको रोकने वाला, बीच में इस जगह पे कोई है ही नहीं रोकने वाला। तो ये क्या करेगा, 100% इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अब दूसरी कंडीशन में लिया क्या, कि मान लो पहले वाले में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अगले वाले में कितने जाते हैं बेटा, तो 8 जाते हैं। अब मैं 8 बना नहीं रहा हूं, मुझे बस समझाना है, इसीलिए आप समझने की कोशिश करना। क्या इस तरीके से हर जगह पे इलेक्ट्रॉन होंगे, अरे होंगे अंदर। पहली वाली कंडीशन कौन सी थी, जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं किया था, मैंने बोला कि उस जगह पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा वो कौन सा आएगा, जितना इसको खींच रहा है, तो वो 100% था, बीच में कोई था ही नहीं। अब बीच में आने से क्या होगा वो समझो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, सब इलेक्ट्रॉन है। अब ये सब इलेक्ट्रॉन है, तो एक बात बताओ, क्या ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच रहा होगा, अरे भाई साहब सबको खींच रहा होगा। क्यों, अरे ये प्लस चार्ज है, इन सब पे नेगेटिव चार्ज है, तो खींचेगा ही, इसमें क्यों का तो कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए। अब मैं तुमसे बोलूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस तो अपनी तरफ खींच रहा है, क्या साथ साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पे नेगेटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पे नेगेटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पे नेगेटिव चार्ज है, सब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और जो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन था इस पे भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव साथ साथ में क्या करेंगे बेटा, इसको रेपेल कराएंगे। क्या करेंगे, साथ साथ में इसको रेपेल कराएंगे। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, ये सब क्या कर रहे होंगे, इसको रेपेल कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, सब इसको रेपेल कर रहे होंगे। रेपेल मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करें जो कि टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन था, ये वाला, ये जो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 2 फोर्स फील हो रही है बेटा। कौन कौन सी, एक है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि किसके द्वारा मिल रही है, बाय न्यूक्लियस। और एक आएगा बेटा यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन जो कि किसके द्वारा फील होगा बेटा, बाय इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर ऑर्बिट्स। क्लियर है। सॉरी बच्चा पार्टी फॉर डिस्टर्बेंस, ये थोड़ा आता रहेगा क्योंकि 1-2 दिन से तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से, है ना। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये न्यूक्लियस के द्वारा लग रहा है, इस टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है। फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा लग रहा है जो कि इनर ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है, और वो रेपेल करेंगे भी भाई। क्यों, क्योंकि नेगेटिव क्या होगा, रिपल्सन होगा। दोनों पर सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा ही होगा, लेकिन पॉजिटिव के साथ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब आप खुद सोचो, पहला वाला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन ऐसा था जिसमें इनर ऑर्बिट्स में मैंने इलेक्ट्रॉन रखे ही नहीं थे, और जब इनर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वहां पर रिपल्सन ही नहीं लग रहा था। मतलब न्यूक्लियस उस टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन को 100% अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन दूसरा कंडीशन आया तो इलेक्ट्रॉन आ गए, इन इलेक्ट्रॉन के क्या किया, इसको रेपेल किया। मतलब अब न्यूक्लियस जो होगा अब 100% नहीं खींच पाएगा। क्यों नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने उसको रेपेल कर दिया। किसको रेपेल कर दिया, उस टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन को जो कि उसके पास आ रहा था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मतलब तुमको यह समझना चाहिए कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में आएंगे उतना ज्यादा रिपल्सन होगा, और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा न्यूक्लियस उतना मुश्किल से खींच पाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये वैल्यू क्या हुई होगी, अरे भाई डिक्रीमेंट हुआ ना अट्रैक्शन में इन इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से। तो इन इलेक्ट्रॉन ने बेसिकली इसको क्या किया बेटा,
इसको शील्ड किया। इस इलेक्ट्रॉन ने, जो ये इलेक्ट्रॉन थे सारे के सारे, उन्होंने इस टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन को क्या किया? शील्ड किया। किस चीज से शील्ड किया? इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको क्या कर दिया? शील्ड कर दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां से हमने निकाला कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का कितना इफेक्टिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे आफ्टर क्या घटाने के बाद बेटा? क्या घटाने के बाद? जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो इसको शील्ड कर रहे हैं, इन शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का कोई एक वैल्यू यदि मैं हटा दूं, यदि मैं वैल्यू को हटा दूं, तो जो बचा हुआ अट्रैक्शन होगा वो किसका होगा? जस्ट न्यूक्लियस का। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डोंट बी कंफ्यूज। डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा? क्या लिख देते हैं बेटा? Z effective is what? The force of attraction. The force of attraction of किसका? Of किसका? न्यूक्लियस ऑन किसके ऊपर? टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन after neglecting what? The effect of electrons present in inner orbits। अब ये क्या है? नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट। इसका मतलब क्या है भाई? नेग्लेक्ट करेंगे या क्या करेंगे? घटाएंगे उसको बेसिकली। तो ये समझो, मैंने बोला कि जब यहाँ पे ये 100% इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो उस कंडीशन में तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है वही न्यूक्लियर का इफेक्टिवली क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या चार्ज होगा। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बेटा, तो उन्होंने क्या किया? उसको रिपेल किया। तो इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन था उस वैल्यू को मुझे घटाना है, बस उस वैल्यू को मुझे घटाना है। अब बाकी का जो बचा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास? इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा कि वो कितना लगा रहा है। ठीक है। सो यहां पे अब मैंने क्या किया बेटा? नेग्लेक्ट करने का मतलब मेरा यहाँ पे जीरो नहीं है, जीरो नहीं करना है, मतलब उसकी वैल्यू को घटाने का मतलब है मेरा यहाँ पे नेग्लेक्ट, है ना? क्लियर है? अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड स्टार से। इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का? जेड स्टार इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। अब ये है क्या? तो बेटा ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग जेड इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या है? ये बेसिकली है तो एटॉमिक नंबर, बट यहां पे क्या ही हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में नहीं बताएगा। मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे आ गया x, ये आ गया z, ये आ गया a, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों के बराबर होता है z। कब? जब ये आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा, जब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तब उस समय z जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आ गए? ये वो पॉजिटिव चार्ज आ गए जो कि इस टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। बात समझ में आ गया? ये वो पॉजिटिव चार्ज आ गए जो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। ये z है। सिग्मा क्या है? इस सिग्मा को बेटा कहते हैं स्लेटर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? जल्दी बोलो फटाफट से। स्लेटर्स कांस्टेंट, या फिर इसी का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? शील्डिंग कांस्टेंट। तो या तो स्लेटर्स कांस्टेंट बोल दो या फिर शील्डिंग कांस्टेंट बोल दो, बात बराबर है। सो जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। क्लियर है यहां तक? सो अब तुम खुद सोचो, जो मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, उन 10 प्रोटॉन ने उनको खींचा, साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन ने इसको रेपेल किया, तो भाई जो जितना स्ट्रांगली खींच रहा था उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो कम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने रेपेल कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे। तो वो वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। कि कितना रेपेल किया उसको हटा दो, जो बचा हुआ होगा वो जेड इफेक्टिव है। अरे समझ में आ गया भाई? क्लियर है? ओके। सो अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अब मुद्दा ये है कि सर सिग्मा कैसे पता लगेगा? जेड तो हमको पता है, ये किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मुझे पता लग गया तो जेड तो आराम से पता लग जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सिग्मा क्या है, सिग्मा को कैसे कैलकुलेट करें। तो बच्चा पार्टी इसका भी जवाब है अपने पास। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो नेक्स्ट है अपने पास पॉइंट क्या? कैलकुलेशन ऑफ किसका? सिग्मा। कैलकुलेशन ऑफ किसका? सिग्मा। या तो शील्डिंग कांस्टेंट या फिर स्लेटर्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको, राइट?
अब इसमें दो रूल हैं, उनको समझ लोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। पहला रूल, रूल नंबर वन, पहला तुम्हें देखना है बेटा, या रूल मत लिखो, पहले तो अपन लोग नॉर्मल एक पॉइंट लिख लेते हैं स्टार मार्क करके। शील्डिंग का ऑर्डर की बात करें, शील्डिंग का ऑर्डर, तो बेटा शील्डिंग मतलब, अरे जो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है और इनर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अंदर वाले जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये क्या करेंगे, ये इसको बचा के रखेंगे किस चीज से, कि ये जो न्यूक्लियस है इन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना लगा पाए, इसको बोलते हैं शील्डिंग। अब शील्डिंग के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सब शेल कितनी होती हैं, 4। कौन कौन से की बात करते हैं अपन लोग, एक बात करते हैं एस, एक बात करते हैं पी, एक बात करते हैं डी, एक बात करते हैं एफ। तो बेटा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शील्डिंग जो आएगा वो किसका आता है, एस, फिर किसका आता है पी, फिर किसका आता है डी, फिर किसका आता है एफ, फिर किसका आता है एफ। मतलब यदि एस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनकी शील्डिंग कैसी होगी, सबसे ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा अच्छे से बचाव करेंगे किसको, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन को। पी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एस के रेस्पेक्ट में कम, लेकिन डी एंड एफ के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब सर ये जो है ये याद तो कर लेंगे हम लोग, याद तो कर लेंगे कि एस का जो शील्डिंग होगा वो सबसे ज्यादा होगा, एफ का शील्डिंग सबसे पुअर होगा, बट कभी तो हम भूल जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो बेटा देखो भूलने जैसी कोई चीज तो है नहीं इसके अंदर, बट स्टिल यदि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लेना है तो आप जा सकते हो, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बनाए थे, ओरिएंटेशन देखी थी, किसकी, एस की देखी थी हम लोगों ने, है ना, फिर उसमें पी एक्स पी वाई पी जेड की देखी थी, फिर हम लोगों ने डी के भी देखे थे। तो तुमने देखा था कि एस जो है बेसिकली, एस कैसा आ रहा था, स्पेरिकल आ रहा था, कैसा आ रहा था एस, स्पेरिकल। तो ये मेरे पास न्यूक्लियस आ गया और इस साइड में मैंने कुछ ऐसे बना दिया, राइट। तो ऐसा बोला जाता है, ये सब चीजें मैंने बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ये सब चीज आता है बेटा, है ना। कैसे पता लगेगा ये, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सबसे लास्ट में हमारे पास टॉपिक रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, तब आपको सिखाएंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि न्यूक्लियस से जब एस की बात करते हैं बेटा, तो न्यूक्लियस के पास इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होता है, सबसे ज्यादा, मतलब चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा पाई जाएगी न्यूक्लियस के पास। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब हमें क्वेश्चन ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे वेरी करती है, क्वेश्चन ये है कि शील्डिंग किसकी स्ट्रॉन्ग है किसकी वीक है। तो ये मोर ओवर इसकी किस पे जाता है, इसके ओरिएंटेशन की चीज पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे इसको यदि बाहर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो हर जगह से क्या हो रहा है भैया, फोर्स ऑफ रिपल्सन जरूर मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसके हर जगह पे क्या है, चार्ज डेंसिटी मिल रही है। आपको किसी भी जगह पे चले जाओ सब जगह पे चार्ज डेंसिटी है, तो इसका रिपल्सन जो बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा कहीं पे भी, मान लो इसमें कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस पे लगाएगा तो ये जो चार्ज डेंसिटी होगी ये क्या करेगी, इसको रेपेल करेगी, और कहीं से भी ले जाओ सब जगह से करेगी। लेकिन पी की बात करेंगे तो पी के केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनका लोब्स में पाया जाता है, इस साइड में ना, इसका इस साइड में। तो यदि ये न्यूक्लियस हुआ तो इस साइड से देखा तो भरपूर रिपल्सन मिल रहा है टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन को, भरपूर। इधर से देखा तो इधर भी भरपूर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मिल रहा है, किसको, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन को, किसके द्वारा, इन इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। बट इस साइड में कुछ है नहीं है, इस साइड में कुछ है नहीं है, मतलब इस जगह तो ये डायरेक्ट खींच लेगा, 100% मिल रहा है। मतलब पहले के रेस्पेक्ट में पी वाले ने जो शील्डिंग किया किसको, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन को, वो कम किया, वो कम किया। ऐसे डी वाले में देखोगे तो कितनी लोब बनेंगी बेटा, 4 लोब बनेंगी। अब कितनी साइड से अट्रैक्शन हो सकता है, 1 2 3 4। इस साइड से क्या होगा, रिपल्सन, क्योंकि लोब है, रिपल्सन क्योंकि लोब है, रिपल्सन क्योंकि लोब है, रिपल्सन क्योंकि लोब है। तो यहां पे कितनी साइड मिल रही है, 4, यहां पे कितनी थी, 2, यहां पे कोई साइड नहीं थी। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग किसका, एस, फिर किसका पी, फिर किसका डी, और लास्ट तुम एफ जानते ही हो, विच इज ऑफ कॉम्प्लेक्स इन शेप, है ना, कुछ इस तरीके से। तो इसका तो पुअर है, इसका तो पुअर रहेगा, समझ में आ रहा है। तो सबसे अच्छा शील्डिंग किसका, एस, देन पी, देन डी, देन एफ। बस याद रखो इसको, बहुत ज्यादा यूज नहीं है, वो देखेंगे अपन लोग कहां यूज आएगा इसका, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग किस बात पे, कैलकुलेशन पे। और कैलकुलेशन के रूल क्या है बेटा, मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। डन।
चलो मैं मिटाता हूं इसको। बस बैठे रहिए बच्चा पार्टी है ना, बैठे रहिए। ये टॉपिक हम खत्म करेंगे कब? जब पूरा पढ़ा लेंगे भैया, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ाएंगे, जो है एक्चुअल वो पढ़ेंगे इसमें, जिससे अपन लोगों को आगे चैप्टर में आसानी हो। ठीक है, सो अब चलते हैं बेटा किस बात पे? कैलकुलेशन पे चलते हैं। कैलकुलेशन देख रहे थे, शील्डिंग हमारा हो गया था। सो कैलकुलेशन ऑफ अगेन क्या? सिग्मा, है ना, कैलकुलेशन ऑफ क्या? सिग्मा। अब बेटा इसमें ना रूल दिया गया एक, और वो रूल क्या है? रूल ये है कि देखो भैया, हमारे पास टोटल जो सबशेल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक एस, एक पी, एक डी, एक एफ, ये होती हैं चार। चार होती हैं ना एसपीडीएफ। अब यहां पे मैंने बात किया तो ये है रूल नंबर कौन सा? 1, और इधर लिख लिया मैंने रूल नंबर कौन सा बेटा? ये 2। रूल नंबर 1 इज ओनली फॉर एस एंड पी सबशेल। एस एंड पी सबशेल का मतलब जब तुम्हारा टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन जो है, वो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है बेटा आपका? एस या पी सबशेल में। एक है जब आपका टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा डी या एफ सबशेल में। ठीक है, तो डी और लिख देता हूं एफ, और यहां पे भी एस और पी लिख देता हूं सबशेल। क्लियर है? ये हो गए, या तो डी और एफ में हो या फिर किस में हो? एस और पी में हो। यदि एस और पी सबशेल में हुआ तो क्या करना है? ये रूल फॉलो करना है। क्या रूल है? nth में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, nth में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से एक घटा देना। क्यों? क्योंकि वो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है। nth में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से एक घटा देना। क्यों? क्योंकि वो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है। बाकी के इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ? 0.35 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो? 0.35 के साथ। ठीक है, यदि n-1 की बात करोगे, यदि n-1 की बात करोगे तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.85 के साथ। ठीक है, और बाकी के यदि बचे हुए और भी इलेक्ट्रॉन हैं तो रिमेनिंग जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दो 1, और जब तुम तीनों को जोड़ दोगे वही क्या हो जाएगा तुम्हारा? वही क्या हो जाएगा तुम्हारा? सिग्मा टोटल। वही क्या हो जाएगा तुम्हारा? सिग्मा टोटल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, nth में जितने इलेक्ट्रॉन है वो 0.35 का मल्टीप्लाई करना है, n-1 में कितने का? 0.85 का, रिमेनिंग का कितना करना है? 1। अब ये वैल्यूज मैंने नहीं दी हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब s का सबशेल लाके मैं तुम्हें दिखाऊं कि देखो 0.35 वैल्यू आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंटल ऐसा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा दोस्त। ये उन साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, बेसिकली एस और पी सबशेल लिया, किसी भी एटम में एस और पी सबशेल को कंसीडर किया होगा, फिर एक टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन लगाया होगा, फिर वहां पे उनको वो ऑब्जर्व हुआ, उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कि जब एस में होगा इलेक्ट्रॉन तो उस समय 0.35 का चेंज आ रहा है, दूसरे में देखा तो 0.85 का चेंज आ रहा है। तो ये वैल्यू ऑब्जर्व हुई ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बट हमको यहाँ पे ये वैल्यू याद रखनी है कि जब भी s और p सबशेल में जाएगा तो n वाले के लिए 0.35, n-1 के लिए 0.85, रिमेनिंग के लिए 1। या फिर एक काम करते हैं, रूल नंबर 2 को बाद में पढ़ लेते हैं, पहले एग्जांपल साथ साथ में देखेंगे तो दिखता जाएगा, समझता भी जाएगा। क्लियर है? समझो ध्यान से। ये हो गया सिग्मा टोटल। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? उससे पहले एक काम और करना है। क्या? एक काम और करना है। क्या? कि अरेंज द किसको बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरेंज द किसको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेल। जो नंबर ऑफ शेल होंगे उसके अकॉर्डिंग तुमको क्या करना है? उनको अरेंज करना है। किसको? सबशेल को, है ना, विदाउट n+l रूल। विदाउट n+l रूल। अब समझो कैसे। एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लिया मैंने, सोडियम ये है, और बेटा जी इसका एटॉमिक नंबर है 11।
क्वेश्चन ही दे देता हूं। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द Z इफेक्टिव ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या निकालना है? Z इफेक्टिव निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कैसे? 1s2, ये सब सिखा चुका हूं बेटा, है ना। यदि आपको नहीं आ रहा है ये वाला चीज तो प्लीज पीछे के लेक्चर्स देखो, लेक्चर नंबर 2 में शायद मैंने ये सिखाया है। ठीक है, सो कॉन्फ़िगरेशन 1s2, अगला 2s2, अगला क्या आ जाएगा बेटा? 2p6, और ये क्या आ जाएगा? 3s1। ये हो गए। अब सबसे पहले 1 सबसे छोटा है तो इसको एक डब्बे में बंद कर दो, 2 इसका भी है, 2 इसका भी है, तो इन दोनों को एक डब्बे में बंद कर दो। राइट, 3s अकेला है तो अभी इसको एक डब्बे में बंद कर दो। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, अब यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन कैसा है हमारे पास? टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है। यही इलेक्ट्रॉन कौन सा है? टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है? हमसे लास्ट इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, तो ये टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन ही हो गया। अब खुद सोचो कि ये जो होगा n इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है इसमें भैया? 3 है, ये आउटर मोस्ट शेल है, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 3। n-1 का वैल्यू कितना होगा? अरे 2 होगा यहां से, और ये n-2 की बात करेंगे तो वो 1 होगा। क्लियर है? यहां पे n का वैल्यू कितना आ रहा है? 3। अब निकालना सिग्मा है। इधर आ जाओ मेरे पास, है ना। सबसे पहले चेक करेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है? s में से। s में से निकालना है तो क्या ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल, क्योंकि सर ने लिखाया ही ये है कि जब टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन s और p सब शेल में होगा तब ये लगाना है, तो s में है, बिल्कुल है। अच्छा, तो अब इधर आ जाओ। nth के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? nth के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, और वही कैसा है? टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है। तो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन को सिग्मा कैलकुलेट करते समय कंसीडर नहीं करते हैं। आई रिपीट, कि जो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसको कभी भी सिग्मा के अंदर कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्यों? अरे टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन पे तो हम लोग Z इफेक्टिव निकाल ही रहे हैं, तो उसका रिपल्सन कैसे काउंट कर लोगे भाई? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, सो यहाँ पे सिग्मा में सबसे पहले n की बात करेंगे तो 0.35 इंटू कितना? 0। क्यों 0? अरे एक ही है, वो भी टेस्टिंग है, तो कोई बचा ही नहीं, तो 0 प्लस। ध्यान देना, अगला n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इंटू क्या करना पड़ेगा बेटा? 0.85, ये आ गया। क्लियर है? अगला रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा 2 इंटू क्या करना पड़ेगा? 1। ये हो गया बेटा तुम्हारा क्या? सिग्मा। ये हो गया बेटा तुम्हारा क्या? सिग्मा। अब इससे वैल्यू, ये तो मेरे पास 0 आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा? 8 5 40, 0 4 8 8 64 68 6.8 प्लस कितना आ जाएगा? 2 विच इज 6 8.8। ये कितना आ गया? 8.8। क्या Z इफेक्टिव आ गया? नहीं, ये क्या आया? ये तो अभी क्या आया? अरे अभी फॉर्मूला कराया था ना, स्लेटर्स कांस्टेंट। Z इज इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा, ये है फॉर्मूला Z इफेक्टिव का। तो अच्छा, Z इफेक्टिव अब निकालते हैं, तो Z स्टार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहां से Z का वैल्यू कितना रखें? अरे 11 है, तो यहाँ पे 11 माइनस 8.8 विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया? बताओ जल्दी से फटाफट। 2.2। दैट्स इट। ये है बेटा कैलकुलेशन। समझ में आया? इस तरीके से कैलकुलेट करना है आपको। किसको? Z इफेक्टिव को। आप फटाफट से इसको उतारो। अभी और कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके, चलिए करिए फटाफट से। चलिए बच्चा पार्टी, मिटाता हूं मैं इसको, है ना। तो सोडियम का कितना आ गया बेटा आपका वैल्यू? 2.2। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लेते हैं, पोटेशियम ले लेते हैं।
पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। जिन बच्चों को ये एटॉमिक नंबर नहीं आते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम हैं। जस्ट अगले लेक्चर में मैं आपको पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह सिखाऊंगा कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे रखना है, उनमें एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, ये भी बताऊंगा। उसका एटॉमिक नंबर भी तुम निकाल सकते हो कितने टाइम में, विद इन 2 to 3 सेकेंड्स, यदि बहुत नीचे हुआ तो। बाकी सब ऊपर के करते करते, क्वेश्चंस करते करते सब रट जाएगा। समझ में आया? दिक्कत हो सकती है तो किसमें, एटॉमिक मास में, बट डोंट वरी, जितना रिक्वायर्ड होगा वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? एलिमेंट में सबको रटा दूंगा, वो टेंशन मत लो आप लोग। तो वो सीखेंगे हम लोग जस्ट अगली क्लास में जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए बस समझो, याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है याद तो बुरी तो है बात, तो थोड़े बहुत याद कर लो दोस्त, है ना। एटॉमिक नंबर कम से कम 20 तक तो 10th क्लास में ही बता देते हैं, बट स्टिल नहीं है अपने को याद तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम कल सीख लेंगे, ठीक है। सो फिलहाल मैंने लिखा ये पोटेशियम आ गया 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये लिख दिया मैंने। क्लियर है? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 10 12 6 18 19, सब हो गए। सबसे पहले इनको अरेंज कर दो इनके नंबर के हिसाब से, 1 को अलग रखो, 2 को अलग रखो, 3 को अलग रखो, 4 को अलग रखो। ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं लिखा है, क्वेश्चन में नीचे लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है अगेन, कैलकुलेट Z इफेक्टिव ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका, पोटेशियम। अब ध्यान से सुनना, ये लिख दिया कॉन्फ़िगरेशन, फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, सबसे पहले टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन क्या एस में है, बिल्कुल है। एन की वैल्यू कितनी है 4, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फिर दोबारा से 0.35 इंटू कितना 0 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए 10-1 में 8 इंटू 0.85, अच्छा इधर कितने बचे 10, तो ये आ जाएंगे 10 इंटू 1, कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 6.85, 845 0, बिल्कुल कितना आ जाएगा 6.85, ये आ जाएगा, सही है 6.80 ना, 845 0 हासिल 4 8 8 4 ठीक है 6.8 मान लो इसको, प्लस कितना आ गया 10, कितना लिख देंगे 16.8, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे बेटा, एटॉमिक नंबर कितना है, सॉरी Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू Z which is 19 minus sigma which is 16.8 which is 2.2, 2.2, क्या चमका, क्या चमका जल्दी बोलो फटाफट से। हमको ये चमका कि टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे Z इफेक्टिव की वैल्यू कैसी रह रही है बेटा, कांस्टेंट। कैसी रह रही है जल्दी बोलो फटाफट से, कांस्टेंट। कैसी रह रही है जल्दी बोलो फटाफट से, कांस्टेंट। और सिर्फ इसी में नहीं, आगे पोटेशियम हो गया मेरे पास, रुबिडियम हो गया। तो बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं कि व्हेन वी मूव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, समझना ध्यान से, ये काम आएगा भाई साहब, ये काम आती हैं चीजें, ध्यान से सुनना। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, Z इफेक्टिव रिमेन्स कैसा, कांस्टेंट। क्लियर हुआ बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, रिमेन्स कैसा, कांस्टेंट। अब आप ये समझो Z इफेक्टिव का मतलब क्या था, Z इफेक्टिव का मतलब ये था कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है किसी भी टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन को कितना इफेक्टिवली अपनी तरफ खींच सकता है, दैट वाज द Z इफेक्टिव। इन शॉर्ट न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, दैट इज द फोर्स ऑफ, कौन सा, Z इफेक्टिव। अब जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा मतलब न्यूक्लियस उतना स्ट्रांगली खींचेगा, जितना ज्यादा Z इफेक्टिव का वैल्यू आएगा मतलब न्यूक्लियस उतना स्ट्रांगली खींचेगा, और जितना स्ट्रांगली खींचेगा उसका साइज कैसा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। साइज कैसा होता जाएगा बोलो, छोटा होता जाएगा। मतलब Z इफेक्टिव जिसका जितना ज्यादा होगा उसका साइज छोटा, और Z इफेक्टिव जितना कम उतना साइज बड़ा। लेकिन यहां पे हमको क्या चमका कि टॉप टू बॉटम गया, तो टॉप टू बॉटम जाने पे तो Z इफेक्टिव कांस्टेंट है, इसका मतलब साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो टॉप टू बॉटम जाओगे
तो यहाँ पे Z इफेक्टिव की बात ना करके हम बात किसकी करते हैं, नंबर ऑफ शेल। किसकी बात करते हैं बोलो नंबर ऑफ शेल। टॉप टू बॉटम जाओगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर जब टॉप टू बॉटम जाओगे तो बेटा Z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम लोग जो साइज की बात करते हैं वो किससे करेंगे, नंबर ऑफ शेल से। मतलब जिसका नंबर ऑफ शेल जितना ज्यादा होगा उसका साइज भी उतना ज्यादा होगा। क्लियर है? यहाँ पे साइज की बात नहीं कर रहे हैं, मुझे जस्ट एक पॉइंट लिखना था, कौन सा, कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम Z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट भाई साहब। ठीक है, अभी इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल मैं आपको यहां दिखा देता हूं। देखो अगला एग्जांपल ले लिया मैंने किसका, बोरोन का ले लेता हूं। बोरोन का एटॉमिक नंबर बोलो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। कितना आया बेटा, 5 आया। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p1, ये आ गया। अब p में आ गया तो क्या रूल अलग होगा, नहीं, अरे s और p के लिए तो सेम रूल है। अब क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया कि कैलकुलेट Z इफेक्टिव ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका, p सब शेल या फिर बोरोन। अब देखो बेटा सॉल्यूशन इसका, अगेन सिग्मा निकालना है तो सिग्मा इज इक्वल्स टू, इनको एक डब्बे में ये रख दिया, एक में ये रख दिया। ध्यान से सुनना आप। अब यहां पे तुमने देखा कि जो n का वैल्यू है वो 2 है, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन p में है, तो इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है n की वैल्यू कौन सा लूंगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसको कंसीडर करूंगा कि नहीं करूंगा। तो मैंने बोला कि आप लोग जस्ट अरेंज कर दो उसको अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या फिर नंबर ऑफ शेल। तो यहां पे ये टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है, चलेगा। तो रूल क्या था, n वाले के लिए 0.35, तो 0.35 इंटू, क्या मैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन तो कैसा है, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो कितने बचे, 2, ये 2 आ गए, प्लस n-1 कौन सा है, 1 है, तो सीधा 0.85 इंटू कितना, 2, खत्म। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.35 इंटू 2 विच इज 0.7, और ये आ जाएगा बेटा तुम्हारा 1.7। क्लियर है? तो 1.7 0.7 इज इक्वल्स टू 2.4। सो यहाँ पे Z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Z स्टार इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2.4 इज इक्वल्स टू कितना, 2.6। ये आ गया वैल्यू किसका, बोरोन के Z इफेक्टिव का। क्लियर है? अब मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं बेटा, है ना। इसके आगे मैं और एग्जांपल लेता हूं जिससे लेफ्ट टू राइट भी आपको बता सकूं। देखिए ध्यान से, मैं मिटा रहा हूं, है ना। एक बोरोन को इस डब्बे में बंद कर देते हैं। इधर ले लेते हैं कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इधर ले लेते हैं नाइट्रोजन, इसका 7। ध्यान देना, कार्बन के लिए क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p2। इसके लिए क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p3। ये कॉन्फ़िगरेशन है, एक बॉक्स में ये गया, एक बॉक्स में ये गया, एक में ये गया, एक में ये गया। Z इफेक्टिव निकालते हैं, उससे पहले सिग्मा निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, एक टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है तो 3 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, कितना आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू 3 5 15 5 1 3 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 1.05। सही है, बिल्कुल। प्लस ये कितना आ जाएगा 1.7, ये 1.7 आ गया, तो टोटल करोगे तो बेटा कितना आ गया, ये 2.75 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक। अब यहां से Z इफेक्टिव निकालना है तो Z स्टार इज इक्वल्स टू कितना, 6 माइनस 2.75, ये कितना आ जाएगा, 25 इधर ले लो तो 3.25 आ जाएगा ये। चलिए देखते चलो, इसका पहले सिग्मा निकालते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इनको एक बॉक्स में बंद किया हुआ तो 5 है, एक टेस्टिंग होगा तो कितने बचे, 4 बचे, 4 बचे, एक कम करना है हर बार बस। अब कितना आ जाएगा 0.35 प्लस 2 इंटू अगेन 0.85, ये कितना हो जाएगा 1.4 प्लस ये कितना हो जाएगा 1.7 विच इज इक्वल्स टू 7 4 कितना 11, और यहाँ पे 1 1 2 और 1 3, 3.1 के करीब हो जाएगा, करीब का एग्जैक्ट 3.1। Z स्टार इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3.1, इट इज इक्वल्स टू कितना 3.9, कितना हो जाएगा 3.9, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो फटाफट से, 3.9। ठीक है,
ये 3.9 आ गया, ये सिग्मा आया था टोटल, ये भी सिग्मा आया था टोटल, ये जेड स्टार आ गया। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये तो मैं इनको अरेंज करूं, बोरोन इधर है, कार्बन इधर है, नाइट्रोजन इधर है। ऑक्सीजन का भी एग्जांपल ले लेंगे, चलो यार ले ही लो। ऑक्सीजन का 8 कितना लिख दूं, 1s2 2s2 2p4, ये आ गया। एक बॉक्स में इसको बंद करो, एक में इसको बंद करो, क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू 4 to 6, एक निकाल दो, 5 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू कितना 0.85, कितना आ जाएगा बेटा, सिग्मा इज इक्वल्स टू 5 5 25, 5 2 5 3 15 16 17 1.75 प्लस अगेन 1.7, ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 4 और ये 3.45, ठीक है, सही है। अब निकाल देंगे z इफेक्टिव, सो z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3.45, यहां से ले लो कितना 55, 4 हो गया तो 4.55, ये 4.55 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी लिख देते हैं। अब इनके ऑक्सीजन में पहले सिग्मा लिखते हैं दोस्त, है ना। तो बोरोन का सिग्मा कितना आया 2.4, देखिए ध्यान से 2.4 बोरोन का सिग्मा कितना आ रहा है 2.4, कार्बन का सिग्मा कितना आ रहा है, सो कार्बन का सिग्मा आ रहा है हमारे पास 2.75, ठीक। नाइट्रोजन का सिग्मा कितना है, नाइट्रोजन का सिग्मा आ रहा है 3.1, ऑक्सीजन का सिग्मा कितना आ रहा है, ऑक्सीजन का सिग्मा आ रहा है हमारे पास 3.45। बेटा जी एक बात बताओ, एक बात बताओ ध्यान से, क्या मैं ऐसा बोल दूं पी ब्लॉक में जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो सिग्मा का वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 0.35, अच्छा इनका डिफरेंस देखो कितना होगा 0.35, अच्छा इनका डिफरेंस देखो कितना होगा 0.35, मतलब क्या चमका कि ऑन मूविंग, ये फिर दोबारा से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, क्या, ऑन मूविंग व्हाट, लेफ्ट टू राइट इन किसके अंदर, इन किसके अंदर बेटा जी, इन पी ब्लॉक चेंज कर देते हैं मार्कर, है ना, इन पी ब्लॉक, ऑन पी ब्लॉक सिग्मा इंक्रीजेस बाय कितना 0.35, बेसिकली सिग्मा इंक्रीज कर रहा है मेरे पास 0.35 से, मतलब शील्डिंग बढ़ रही है 0.35 से लेकिन Z इफेक्टिव की बात करें, Z इफेक्टिव, तो बेटा इनके Z इफेक्टिव की बात करें तो Z इफेक्टिव के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, आप ऐसे समझना कि समझो कुछ मत, चलो इजी बना देते हैं तो बाद में कहोगे बच्चों को क्या कर दिया। बेटा ये बात यहां तक खत्म हो गई है ना, ये बात यहां तक खत्म हो गई। अब ये Z इफेक्टिव जो है इसको कंपेयर करते हैं इस साइड में, थोड़ा बोर्ड हमारा छोटा पड़ जाता है बेटा, बट कोई नहीं, कभी बड़ा भी आएगा, है ना, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, बड़ा भी ले लेंगे, ठीक है। सो Z इफेक्टिव यहाँ पे कौन आया, ये बोरोन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। यहाँ बोरोन का Z इफेक्टिव कहाँ है, ये रहा, कितना आ रहा है 2.6, तो मैंने यहाँ पे Z इफेक्टिव करके लिख दिया, ये 2.6 है। कार्बन का कितना है Z इफेक्टिव, ये रहा कार्बन का 3.25, ये 3.25। बेटा ध्यान से देखो, अभी देख लो कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 43 हो गया, 40 और 20 60, आगे 5 है, 0.65 से इंक्रीज किया। अगला देखो नाइट्रोजन कहाँ गया, ये रहा, कितना है 3.9, ये 3.9 आ गया। यहां से देखोगे इन दोनों का डिफरेंस, तो ये कितना हो जाएगा, ये फिर से 0.65 से इंक्रीज किया। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाओगे फिर से क्या होगा, फिर से 0.65 से इंक्रीज किया। तो यहां से ये चमका कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पी ब्लॉक सिग्मा इंक्रीजेस बाय सॉरी सिग्मा इंक्रीजेस बाय किससे 0.35 एंड Z इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.65। अब आप खुद सोचो, Z इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है, Z इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है,
जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ रहा है, और यदि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ रहा है तो बेटा जी साइज कम होता जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना यार, तो साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहां से ये चमकना चाहिए कि टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो साइज में कभी भी जेड इफेक्टिव की बात नहीं करूंगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो हमेशा जेड इफेक्टिव की ही बात करूंगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज छोटा होता चला जाएगा। समझ में आया? सो ये आगे पढ़ेंगे हम लोग साइज के बारे में, बट यहां पे मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूं कि कैसे कोरिलेट करेंगे हम लोग वहां पे। क्लियर है? सो ये हो गया हमारे पास किसकी कहानी बेटा, कि किस तरीके से एस और पी में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आप किसी के लिए भी ये अप्लाई कर सकते हो, किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आप लोग। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि डी एंड एफ ब्लॉक में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दो इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसको फिर नोट डाउन कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। ठीक, मिटाता हूं बच्चा पार्टी है ना। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं डी एंड एफ के साथ। एग्जांपल किसका ले लेता हूं अब, एल्यूमिनियम ले लो, एटॉमिक नंबर 13 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये हो गया। ठीक है, ग्रुप बना दो इनके, 1 को अलग, 2 को अलग और 3 को अलग। इसी में क्या है हमारा टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अगेन, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका, एल्यूमिनियम। ठीक है, करना क्या है, सिग्मा निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या मान लूंगा, टेस्टिंग, तो टोटल एन वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, एक घटा दो कितने बचे, 4, तो 4 इंटू 0.35 प्लस टोटल कितने 8, 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू कितना 1, यहां से क्या आ जाएगा सिग्मा, क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव। सो जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड स्टार विच इज 13 माइनस ये सिग्मा का वैल्यू, दिस इज द आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब चलते हैं अपन लोग किसके पास, नेक्स्ट इज रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ किसका, ऑफ सिग्मा when the last electron is present in either D or in F subshell, F subshell। क्लियर बच्चा पार्टी? तो ये तब की बात है, तब का रूल है जब सिग्मा कैलकुलेट करना हो, बट आपका जो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है या लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको आप बोलते हो, ये किसमें है आपका, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो लास्ट में ही हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं कि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें, या तो डी में या फिर एफ में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ना लिख के यहां पे लिख लो भाई ये, व्हेन द टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ईदर डी और इन एफ सबशेल, तो उस समय क्या होगा। चलिए आइए बच्चा पार्टी सिखाते हैं, आप सिखाते हैं, पहले रूल्स बताते हैं ना। पहला रूल, सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल है अरेंज करो, अरेंज द किसको, सबशेल, अरेंज किसको करो, सबशेल्स को, अकॉर्डिंग टू देयर किससे, अकॉर्डिंग टू देयर किससे बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या फिर शेल, ऑर्बिट्स या फिर शेल। अब
अगला क्वेश्चन के साथ ही मैं आपसे बाकी के रूल समझा दूंगा, है ना, क्वेश्चन बता दूंगा साथ साथ में रूल समझा दूंगा, इजी पड़ेगा आपको, है ना, रेदर देन पहले मैं पॉइंट लिखूं फिर समझाऊं, तो पहले मैं समझाने के साथ साथ पॉइंट लिख दूंगा। एग्जांपल है मेरे पास क्या, कैलकुलेट Z इफेक्टिव ऑन 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन, ये क्वेश्चन है। आयरन है, आयरन के 3D इलेक्ट्रॉन पे मुझे क्या निकालना है बेटा जी, Z इफेक्टिव निकालना है। बट उससे पहले हाँ चलो ठीक है, तो ये 1 पॉइंट हो गया, तो पहले इसका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर विच इज 26, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये आएगा। हम लोग ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पे पहला रूल तो क्या था हमारे पास, ये रहा, अरेंज द सबशेल्स अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या फिर शेल। तो इनको नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल के हिसाब से पहले अरेंज कर देते हैं, ठीक है, पहला काम सबके लिए यही करना है। तो ये 1s2 को मैंने एक में अलग लिख दिया क्योंकि ये 1 वाला एक ही है, तो इसको अलग कर दिया। 2s2 और 2p6 इन दोनों को अलग रख दिया क्योंकि ये 2 वाले हैं। यहां पे 3s2 3p6 और 3d6 तीनों होने चाहिए एक साथ क्योंकि तीनों के तीनों थर्ड वाले ऑर्बिट के हैं। बट इसमें एक रूल ये आया कि जब भी आपके पास डी वाला आ जाएगा या फिर एफ वाला सबशेल होगा, रूल नंबर कौन सा, 2, व्हेन वी हैव डी और एफ सबशेल उनको हम हमेशा अलग से लिखते हैं। उनको हम हमेशा कैसे लिखते हैं, अलग से लिखते हैं। उनको हम हमेशा कैसे लिखते हैं बेटा जी, अलग से लिखते हैं। अलग से लिखने का मतलब, अलग से लिखने का मतलब ये एस और पी को तो मिला देंगे एक साथ, एस और पी को मिला देंगे, लेकिन डी वाले को कैसा रखना पड़ेगा, अलग रखना पड़ेगा, ऐसे। क्लियर है, 3d6। अगला क्या आ जाएगा, 4s2, ये आ गया। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3d इलेक्ट्रॉन पे निकालना है। तो 3D इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या होना चाहिए हमारे पास, ये होना चाहिए टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए हमारा, ये टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा, ये टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्लियर है। अब ये टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, ये टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना एकदम, ये 4s वाला क्या इस पर रिपल्सन करेगा, क्या ये 4s वाला इसके ऊपर रिपल्सन करेगा। मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि जो रिपल्सन करेगा उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो सिग्मा कैलकुलेट करने में आएगा ना भाई। तो क्या ये रिपल्सन करेगा, तो बेटा जब ये इनर ऑर्बिट पे तुम टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो बाहर ऑर्बिट से तो अपने को कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। हमेशा रिपल्सन कौन करेगा टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन को, जो न्यूक्लियस और उस टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। भाई साहब इस टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन के जो पीछे जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं गोली मारो, उनसे क्या मतलब अपने को तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है ना, तो न्यूक्लियस तो इस साइड में होगा, खींच रहा है उनको। क्लियर है। सो अब क्या करेंगे, चलो कैलकुलेट करते हैं सिग्मा। अब सिग्मा निकालने के लिए थर्ड रूल क्या है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ किसका, फॉर कैलकुलेशन ऑफ किसका, सिग्मा। रूल है बेटा, एक ये भी लिख दो, व्हेन, हालांकि मैंने यहां पे लिख दिया है बेटा, कहां पे, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा व्हेन टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ईदर डी और इन एफ सबशेल। तो लिखा ही रहने देते हैं उसी को, है ना, कैलकुलेशन ऑफ किसका, फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेटा जो nth इलेक्ट्रॉन, मतलब nth वाला जो लास्ट वाला शेल है हमारे पास, उसको हमने देखा जिसमें टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक तो मेरे पास कौन सा आ रहा है, nth आ रहा है, ठीक है। उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ बेटा, 0. किसके साथ, 0.35। इसके अंदर n-1 जैसा कुछ नहीं होता है, इसके अंदर अगला चीज होता है क्या, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बेटा, सीधा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जितने भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आएंगे उनका सबका मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 1। उनका सबका मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 1। बात समझ में आ रहा है, ये रूल है। अब इस पे कैसे एप्लीकेबल होगा ये मैं आपको समझाता हूं, बट आप क्या करिए, पहले इसको लिखिए फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। चलो
बेटा मोबाइल देना होगा। क्रोम नहीं यूज करती है क्या? नहीं। ये लो। चलो बेटा इसको मिटा दो। अब देख लो, सिग्मा निकालने जा रहा हूं मैं ना, किसके लिए, इसके लिए। अब यहाँ पे nth में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0.35। तो बेसिकली nth जो होगा वो कौन सा माना जाएगा, वो माना जाएगा ये वाला माना जाएगा nth, क्योंकि इसमें टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, एक टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बचेंगे बेटा, 5। तो 5 इंटू कितना, 0.35 प्लस, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये जो बचे हैं ये सारे के सारे वो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हैं, 10, सही है। ये कितने हो गए, सॉरी ये 8, ये 8 16 और 2 ये 18। तो टोटल इलेक्ट्रॉन है 18 इंटू 1, रिमेनिंग जितने भी इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक। सो यहां से कितना आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू, बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 5 25, 5 2 5 3 15 17, 1.75, सही है, 1.75 ये आ जाएगा। प्लस कितना, 18, तो टोटल कितना हो जाएगा 18.75। तो Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू क्या आएगा, Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू आ जाएगा एटॉमिक नंबर कितना, 26 माइनस कितना 18.75, 25 19, 7 पॉइंट कितना आ जाएगा इसका, तो देखो ये कितना हो जाएगा 19, 7.25, 1 8 18, बिल्कुल सही है 7.25, ये 7.25 आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे गलती हुई क्या, 18 प्लस 1 19.75 होगा ये, यहाँ पे भी क्या होगा 19.75, ये हो जाएगा 6.25। अब सही है, समझ में आ रहा है, तो मुझे लगा कि कुछ तो गलत है। तो ये कितना आ रहा है वैल्यू इसका, 6.25, ये हम लोगों ने निकाल दिया। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा सर एक बात बताओ, इसी में ऐसा क्वेश्चन होता कि कैलकुलेट Z इफेक्टिव ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Fe, तो क्या मैं 3D में से निकालता, नहीं, फिर आपको निकालना पड़ता 4s में से, फिर आपको निकालना पड़ता, जल्दी बोलो फटाफट से, 4s में से। फिर कौन सा रूल लगाते, फिर रूल लगाते जो S और P के लिए लगाते थे, वही सेम रूल लगाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वही सेम रूल लगाओगे। तो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, वो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना, बाकी का मैं कल आपको आइडिया दूंगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन है मेरे कौन कौन से, कैलकुलेट Z इफेक्टिव ऑफ द गिवन एलिमेंट ऑन गिवन एलिमेंट, है ना। यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूं। फर्स्ट कॉपर का निकालना है आपको, किसमें, 3D के अंदर चेक करना है कितना होगा। दूसरा जिंक का लास्ट इलेक्ट्रॉन पे चेक करना है कितना होगा। क्रोमियम का 3D इलेक्ट्रॉन पे निकालना है कितना होगा। ये 3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके लाओ, कब, कल। फिर कल की क्लास में मैं इसको थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा। बाकी का अगली क्लास में मैं ये कंपेयर भी करूंगा कि डी एंड एफ में किस तरीके से Z इफेक्टिव कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। सो कल इस पर्टिकुलर सब टॉपिक को अपन लोग खत्म कर देंगे, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में मैक्स टू मैक्स। उसके बाद कल के ही दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है बच्चा पार्टी। सो आज की क्लास, उम्मीद है आप सब लोगों को मजा आया होगा।
इवन समझ में भी आया होगा। और यदि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। करोगे तभी हम जैसे लोग बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो प्लीज कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।